प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार इस रूप में जहां हमें बहुत सारी नई जानकारियां, नई प्रेरणाएं मिलती हैं। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने पिछले मन की बात में नई ड्रोन पॉलिसी के बारे में बात की थी। छोटे होने पर हमने खिलौनों के रूप में रिमोट से चलते उनको देखा है, या फिर बड़े बड़े कार्यक्रमों में फिल्मों की शूटिंग हो रही या शादी विवाह में शूटिंग होती थी तब देखा था। लेकिन अब ड्रोन जिस रूप में अब उभर कर आया है सामने, अब हम उसको सामान ढोते भी देख रहे हैं, उसको दवाइयाँ ढोते भी देख रहे हैं, दुर्गम से दुर्गम इलाकों में उसकी भूमिका को हम देख रहे हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं किया। तो हमें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आम से आम नागरिक को देश के इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि देश के विकास की जो गति और दिशा है उसके बारे में हर आम नागरिक को समझ भी होनी चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। इसीलिए आज नई ड्रोन पॉलिसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अंबर दुबे जी को, जो कि संयुक्त सचिव हैं नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेन्द्र जी, मेरे लिए सम्मान का विषय है। देखिए, मैं जिस तरह से एक बड़ा फैंटेसी सी, बड़ी अलग तरह की तस्वीर मुझे जब भी ड्रोन देखता था तो मुझे नज़र आती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसकी उपयोगिता के बारे में जिक्र किया, नई पॉलिसी को लेकर जो बात की है, आज बहुत विस्तार से हम आपसे समझना चाहते हैं। और आप चूंकि इस प्रक्रिया से पूरी तरह से जुड़े रहे हैं पहले से लेकर अब तक, तो ये बड़ा एक सुअवसर हम सबको मिल रहा है, हमारे श्रोताओं को, कि हम इसके बारे में जानें। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में ड्रोन को लेकर, उसकी उपयोगिता को लेकर, या नई पॉलिसी, नई नीति को लेकर क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उस पर अक्सर मुझे मन की बात के श्रोता अपनी बातें लिखते रहते हैं। आज मैं ऐसे ही एक विषय की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारे देश, विशेषकर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की कल्पनाओं में छाया हुआ है। ये विषय है ड्रोन का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था? सेना का, हथियारों का, युद्ध का। लेकिन आज हमारे यहाँ कोई शादी बारात या फंक्शन होता है तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं। ड्रोन का दायरा, उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो, बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। इनमें से ज्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसकी एक तस्वीर हमें मणिपुर में देखने को मिली थी, जहां एक द्वीप पर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई। तेलंगाना भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के लिए ट्रायल्स कर चुका है। यही नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक ऐसे यंग स्टूडेंट के बारे में भी पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया। साथियों, पहले इस सेक्टर में इतने नियम, कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल भी संभव नहीं था। जिस टेक्नोलॉजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसे संकट के तौर पर देखा गया। अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उड़ाना है तो लाइसेंस और परमिशन का इतना झंझट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तौबा कर लेते थे। हमने तय किया कि इस माइंडसेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाया जाए। इसलिए इस साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया। ये नीति ड्रोन से जुड़े वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा, न ही पहले जितनी फीस देनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं।
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं। और ये तो शुरुआत है, हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। तो श्रोताओं, आपने भी सुना और अमर जी आपने भी सुना कि खेती बाड़ी से लेकर सामान की डिलीवरी और दवाइयों की डिलीवरी और जिसका कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन के बारे में कितने सारे उदाहरण हमने देखे। ये इतना उपयोगी हो सकता है, इसीलिए शायद नई पॉलिसी नए स्वरूप में नए कलेवर के साथ आई है। नई पॉलिसी की ज़रूरत सबसे पहले क्यों पड़ी अंबर जी, ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च में ही इसी साल इसी को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक ऐसी जैनेन जी ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जिसका कि इतने दूरगामी और व्यापक इसके उपयोगिताएं हैं कि कई बार हमें तो ये स्ट्रगल करना पड़ता है ये बताने के लिए कि किस एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाकर बहुत ही मूलभूत और दूरगामी परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि आपने बात की, माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात की, तो जैसे किसान है उसमें खेती में तमाम इसके यूज़ हैं। आदमी आपने देखा होगा कि अपने कंधे पर या बैकपैक लगाकर हाथ से जो मैनुअली जो स्प्रे करता है फर्टिलाइज़र को, वो उसकी त्वचा के लिए, उसकी आँख के लिए, उसके लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये भी एक हम लोग को एक दिशा निर्देश दिया गया कि कम से कम 3 से 5 साल के अंदर ये मैनुअल स्प्रेइंग हमें बंद करनी है। तो ये तो होगा किसान के साइड पे। फिर इसके बाद आप देखिए डिलीवरी का, कि बहुत से हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर कि हम अगर मेडिसिन पहुँचाएं तो मेडिसिन पहुँचने में डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको सड़कों के माध्यम से आए तो 4, 5, 6 घंटे भी लग सकते हैं, पूरी पूरी रात लग सकती है। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि मणिपुर में वहाँ ड्रोन की भूमिका इस रूप में हमें देखने को मिली, एक द्वीप पर वैक्सीन पहुंचाई गई इसी ड्रोन के जरिए। अब इसके बाद खनन में सोचिए कि खनन में क्या हो रहा था कि हम ऐसा सुनने में आ रहा था कि जैसे ये उनके बड़े बड़े कोल स्टैक्स होते हैं, आयरन ओर के स्टैक्स हैं, तो उनकी ऑडिट के लिए कई बार 8 से 10 दिन तक खदान बंद कर दी जाती थी, उनकी ऑडिटिंग होती थी। अच्छा, आज वो काम ड्रोन के माध्यम से कुछ घंटों में की जा सकती है। तो अब आप समझिए कि अगर हर 90 दिन में अगर आपको 7-8 एक्स्ट्रा दिन की प्रोडक्शन मिल रही है तो कितना ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। सही बात। फिर उसके बाद जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज हैं, कुछ 12 मंत्रालयों से हमारे सचिव साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करी थी, तो जितने भी हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं सब जगह ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है ड्रोन्स का प्रयोग करना। तो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई फैक्ट्री बन रही है कि आपके फैक्ट्री पे, आपके रोड हाईवे के प्रोजेक्ट पे क्या हो रहा है, आप दिल्ली, बॉम्बे, कहीं पर भी आपके हेडक्वार्टर से बैठ के लाइव देख सकते हैं। तो एक तरह से ये जो एक ऐसा जादुई यंत्र है जिसमें आंखें भी हैं, कान भी हैं, वो सुन भी सकता है, और उसके साथ उसके लिम्स भी हैं, उसके हाथ भी हैं जिससे सामान उठा के ले जा सकता है। तो ऐसी कोई अगर उड़न खटोला, जिसको, और हमारा तो स्लोगन ही है गांव मोहल्ला उड़न खटोला। गांव मोहल्ले में हमें इस टेक्नोलॉजी को लेके जाना, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री अक्सर हम लोग को समझाते भी हैं, कभी कभी हम लोग को प्यार से डांट भी देते हैं। कई बार हम लोग को ये एक निर्देश होता है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक अगर और विज्ञान अगर वो जवान और किसान इन दोनों का अगर ध्यान न रखे तो फिर वो बेकार है। ठीक है, उसकी वैल्यू होगी, बट असली वैल्यू तभी आती है जब जमीन से जुड़ा वो किसान जो हमारे टेबल पे हमारा खाना रखवा रहा है, ठीक है ना, और जो जवान जो वहाँ पर दूर कहीं ठंड में दुर्गम अपने परिवार से दूर बैठा है, उसके लिए अगर हम कोई टेक्नोलॉजी ना बनाए तो फिर वो टेक्नोलॉजी बेकार है। ये बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि एक चीज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अगर आप मुझे हाँ, परमिट करें जैन जी। तो अब जैसे गांव में कहते हैं, अब जैसे पैडी की जब फसल की बुआई हो रही है तो उसमें सांप, बिच्छू, जहरीले कीटाणु, कई बार ये स्नेक बाइट हो जाती है, और जब किसान मरता है, सब जानते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत गाँव से जुड़ा हूँ, जब एक गाँव के परिवार में उनके जो अर्निंग मेंबर उसकी डेथ होती है, पूरा परिवार चौपट हो जाता है। सच बात। ठीक है, तो वो जो गोल्डन आवर है उस समय एक एक मिनट कीमती होता है। अब वो जब तक उस आदमी को या तो आप नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे ले जाएं, अब हेल्थ सेंटर में दवा है या नहीं है, या नज़दीकी के शहर के अस्पताल में ले जाए, अगर अस्पताल से ही तुरंत उसको थ्रू आपके व्हाट्सएप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसी उसकी हेल्पलाइन पे मैसेज आए, तुरंत एक ड्रोन जाके वहां पर वो दवाई दे दे, चाहे उसको खाए चाहे इंजेक्शन लगे, तो उस आदमी की जान बचाई जाती है। उस समय एक एक मिनट कीमती होता है। ये सिर्फ ड्रोन से पॉसिबल है, ये एम्बुलेंस और वो रोड के माध्यम से नहीं लग सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे और ध्यान में आ रही थी कि जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं या अन्य आपदाएं हैं, मुझे लगता है कि दुर्गम इलाकों में इस तरह की आपदा के समय जब
मान लीजिए विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, सड़कें नष्ट हो जाती हैं, आने जाने का कोई व्यवस्था या सिस्टम नहीं रह जाता, ड्रोन से कम आप आवश्यकता की चीजें भी वहां पहुंचा सकते हैं और वहां की वस्तु स्थिति को जानने समझने में भी इसका उपयोग हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा यूज केस इसका है। और जैसा कि आपने सुना होगा, थ्रिसूर केरला में एक बच्चे ने कुछ मछुआरों की जिंदगी बचाई थी सिर्फ ड्रोन भेज के, उनका लोकेशन पता करके, ताकि लोग फिर जाके उनको बचा सके। भाई इतना बड़ा देश है तो कुछ ना कुछ हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो कभी साइक्लोन आ रहा है या कभी नदी पाट के, गंडक कोसी है, उधर ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो कुछ ना कुछ देखिए इंसिडेंट्स हमारे यहाँ होते रहते हैं। अब हर जगह एनडीआरएफ जो है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके पास ये लिमिट है ना। इसी तरह हमारे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सभी के कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स भी आके हमें हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड संसाधन है ना, और उनकी भी लिमिट्स होती हैं। तो ये जो ड्रोन है, एक हेलीकॉप्टर की जगह 100 ड्रोन जाके 100 दिशाओं से आपको जाके, जैसे आपने कहा सिचुएशनल अवेयरनेस, कि कहां पर एक्चुअली सबसे ज्यादा लोग कहीं पे मरूंड हैं, फंसे हुए हैं जी, फिर वहां पर आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं, बजाय इसके कि हेलीकॉप्टर घूम रहा है और ढूंढ रहा है। अच्छा, दूसरा उसमें रात में नाइट ऑपरेशन में प्रॉब्लम है। दूसरा फूड पैकेट्स हैं। अब जैसे आप हेलीकॉप्टर या किसी उड़ते हुए जहाज से जब फेंकते हैं, कई फट जाते हैं, कई वो इंसान छत पे बैठा लेकिन गिर गया 100 मीटर कहीं और गया, तो कैसे उठाएगा? मैंने देखा है ड्रोन से आप उसके हाथ में जाके लिटरली उसके हाथ में आप खाना दे सकते हैं। ये कैपेबिलिटी आप सीधे छत पे उतार सकते हैं या उसके, क्योंकि बाढ़ की स्थिति मैंने देखा जब हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाता है, पैकेट्स गिराए जाते हैं, तो पानी में कहीं पानी बह जाता है, फट जाता है, खराब हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में नई ड्रोन नीति 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं अंबर दुबे जी से, जो कि संयुक्त सचिव हैं नागरिक विमान मंत्रालय भारत सरकार में। दरअसल पहले तो हमें यही नहीं पता था कि ड्रोन के लिए भी कोई मंत्रालय होगा क्योंकि हमें लगता है कि जैसे आईआईटी या इंजीनियर्स या बच्चे ऐसे बनाते हैं, कुछ बना के उड़ाते हैं और इसी से चीज़ों का संचालन होता है, इसका ऑपरेशन होता है। लेकिन जब ये नीति के बारे में पढ़ा और मालूम हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार की इसकी देखरेख कर रही है, तो आपसे हम संपर्क करके आपको यहाँ पर हम लेकर आए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को दें। जो बात मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि इसी साल मार्च में भी एक ड्रोन पॉलिसी आई थी भारत सरकार की तरफ से, अब अगस्त में 25 अगस्त को इसकी घोषणा हुई, इसी साल में ये नई ड्रोन पॉलिसी है। उसमें इसमें क्या अंतर था, या इतने कम समय में क्यों आवश्यकता महसूस की गई अंबर जी की एक नई पॉलिसी को फ्रेम किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं उसका सवाल का जवाब दे दूं कि हाँ, वाकई में ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। हम लोग पॉलिसी बनाते हैं और हमारे साथ एक रेगुलेटर है जिसको हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन बोलते हैं, DGCA। तो ये जितने भी ये लाइसेंस और परमिट्स और ये सब जो एप्लीकेशंस, ऑथराइजेशंस वगैरह होती हैं, वो हमारी बनाई पॉलिसी के तहत DGCA उसको इशू करता है। अब हम आते हैं वो पॉलिसी पे। तो देखिए, पॉलिसी हमने बनाई थी और मार्च में उसको रिलीज की, तो उसके अगेंस्ट भी हमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला, क्योंकि देखिए हर पॉलिसी एक परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती है। तो इससे पहले आपने देखा गत वर्ष में कुछ ईरान में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, सऊदी अरेबिया में उनकी रिफाइनरी को अटैक हुआ था, और भी अफगानिस्तान, सीरिया, इधर उधर काफ़ी, अजरबैजान, आर्मीनिया की वॉर भी हुई थी। तो सब लोगों ने क्या किया था कि ड्रोन का हमने सिर्फ डिस्ट्रक्टिव रूप देखा है इसका, और हर चीज़ का, जैसे वो चाकू की बात करते हैं, भाई चाकू से सब्जी भी बनती है और गले भी कटते हैं, तो उसी तरह विज्ञान में भी भाई हर चीज़ की, न्यूक्लियर में भी आप पावर भी बना के पूरे कंट्री को विद्युत दे सकते हैं, और उससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ा के पूरी सिविलाइजेशन चौपट कर सकते हैं। तो कुछ वैसी इस टेक्नोलॉजी के साथ भी था। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि थोड़ा सा सरकार केयरफुल ज़्यादा हो गई, और हमने सुरक्षा को नज़र में रखते हुए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे डाले जिससे कि हमारे शिक्षाविद जो हैं, एकेडमिक्स हैं, कॉलेज में जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, इनकी तरफ से हमें एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक आया कि भाई ये जो आपने बनाया इससे तो इनोवेशन ही रुक जाएगा, और इनोवेशन से ही आज पाश्चात्य जो पूरी हमारी जगत है, ये जितने भी US, यूरोप और चाइना, जापान हमसे आगे निकल गए। तो इस फीडबैक को सरकार ने बहुत सीरियसली लिया और कंस्ट्रक्टिव वे में लिया। कोई भी कानून देखिए समाज और देश के और लोक कल्याण के लिए बनता है, तो जैसे ही लगा कि शायद हमने देश के ही इंटरेस्ट हित में हमने थोड़ा सा सुरक्षा के एंगल को इतना थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे दी, तो उससे जो हमारा जो इनोवेशन पार्ट है वो दब रहा है। फिर ये फैसला हुआ कि अब ये पॉलिसी हटाई जाएगी, इसमें ना तो कोई अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, एडेंडम, कोरिजेंडम कुछ नहीं आएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का क्लियर निर्देश था कि ये इसको आप हटाइए और एक फ्रेश पॉलिसी बनाइए जो बिल्कुल ही सरल, सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और साथ में सुरक्षा का बैलेंस भी रखे। इसलिए आप खुद ही सोचिए कि मार्च में आई है और हमें
हमें ये 2 महीने के अंदर हमें क्लियर निर्देश मिला, और उसके बाद 2-3 महीने में जो पूरी प्रक्रिया होती है, कोई भी नया कानून आता है और उसमें लॉ मिनिस्ट्री का अप्रूवल है, पब्लिक कंसल्टेशन है, वो सब करते करते हमने ये 25 अगस्त को ये पॉलिसी रिलीज करी है जी। अब इस पॉलिसी की आपने कहा था क्या खासियत है, तो इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी हमने सिंप्लीफाई कर दी हैं। जैसे पुराने नीति में मार्च में जो पॉलिसी आई थी उसमें 25 करीब फॉर्म्स थे अलग अलग प्रोसेसेस के, कई वो प्रोसेस हटा दिए गए, कई वो अप्रूवल्स हटा दिए गए, कई लाइसेंसेस हटा दिए गए। मैंने सुना 25 की जगह 5 फॉर्म कर दिए बस अब केवल 5 फॉर्म है। सिर्फ सुरक्षा के एंगल से और सेफ्टी के एंगल से जो जो चीजें जरूरी हैं बस उतना ही हम पूछेंगे, बाकी हमने सब चीज हटा दी है। तो जो 5 फॉर्म बचे उसको भी सिंपल कर दिया है। अच्छा। और फीस जो हुआ करती थी 72 किस्म की, आप जैन जी आपको सरप्राइज होगा भाई, अलग अलग प्रोसेस है ड्रोन्स में, अप्रूवल के लिए, मॉडल के लिए, टाइप सर्टिफिकेशन के लिए, फ्लाइंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। अच्छा, ड्रोन्स के साइज भी अलग होते हैं, 250 ग्राम का भी ड्रोन होता है, 250 किलो का भी होता है। तो उसकी श्रेणी के आधार पर, वजन के आधार पर, कंपनी के साइज के आधार पर अलग अलग टाइप की फीस। तो 72 फी पेमेंट हेड्स हमने बनाए थे भारत कोष पे, वो भी सब हमने हटवा के उसको सिर्फ अब 4 हो गए हैं। अच्छा। और फीस भी जो कई चीजें ऐसी थी, हजारों रुपए की फीस, 10,000, 5,000, और हर बार रिन्यूअल करने तो फिर फीस है, उसको भी हमने घटाकर अगेन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उसको बिल्कुल ही घटाकर कुछ ऐसी 100 रुपए, ज्यादातर चीजें बस अब 100 रुपए रह गई। अब जैसे ये रिमोट पायलट लाइसेंस जो पहले 3,000 रुपए मेरे ख्याल इसकी फीस थी, अब इसको 100 रुपए कर दिया गया है। इस तरह के बहुत सारी चेंजेस आप लोगों ने की हैं। दूसरा एक और, अगर आप परमिट करें तो जनन जी, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि पहले होता था कि ग्रीन जोन, अब ग्रीन जोन कहाँ है किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा समझाता था कि भाई हम अगर रेड और येलो जोन पब्लिक में दे देंगे तो शायद उसका मिसयूज हो सकता है। इस पे भी तमाम गोष्ठियां और चर्चाएं हुई। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एक लो रेजोल्यूशन मैप पे, भारत के एक लो रेजोल्यूशन मैप पे, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स दिखते नहीं, उस पे आप क्लियरली चिन्हित कर दें कि आपके कौन से रेड, ग्रीन या येलो जोन्स हैं। बिल्कुल ठीक जैसे हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो रेड जोन में तो बिल्कुल ड्रोन्स अलाउड नहीं है, वो हमारे सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस हैं, पुलिस लोकेशंस हैं, डीआरडीओ के लैब्स वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स हैं। तो ये जो हमारी सेंसिटिव साइट्स हैं ये रेड जोन्स हैं और उसमें अलाउड नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसके लिए फिर आपको केंद्र सरकार से इट इज अ प्रोसेस फॉर विच यू गेट अ अप्रूवल। अच्छा। येलो जोन्स वो हैं जो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, 5 से 12 किलोमीटर का जो पेरीमीटर से जो डिस्टेंस है, उस बैंड को हम येलो जोन कहते हैं। वहां पर आपको जो लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। और इन दो चीजों को अगर आप हटा दें, रेड जोन और येलो जोन, तो बाकी पूरा हिंदुस्तान डिफॉल्ट ग्रीन हम बोलते हैं, वो डिफॉल्ट ग्रीन है, वो अपने आप ही डिफॉल्ट ग्रीन है। तो पहले होता था कि ग्रीन जोन भी हम सिर्फ चुनिंदा ग्रीन, कुछ 232 ग्रीन जोन्स थे, वो भी मोस्टली एग्रीकल्चर और माइनिंग एरियाज में, और उसको हम सिर्फ लिस्ट देते थे, मैप पे नहीं दिखाते थे। अब क्या किया गया है कि इतना उदारवादी हो गया है ये पूरा सिस्टम कि हमारा पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं करना है, सिर्फ हमारा एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, इजीली एक्सेसिबल है, उस पर आप आइए, उस पर भारत का पूरा वो मैप है, और उस मैप पे क्लियरली आप क्लिक करते जाइए, लेयर्स बनी हुई हैं, आप क्लिक करते जाइए, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, और सारे जोन्स आपके सामने आ जाएंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त कम से कम 85% भारत का क्षेत्रफल जो है वो ग्रीन है। अच्छा। और उस ग्रीन एरिया में एक और आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि उस ग्रीन जोन में 400 फीट तक एब्सोल्युटली डीरेगुलेट कर दिया गया है। नॉर्मली जो ड्रोन उड़ते हैं 100-200 फीट उड़ते हैं, शादी वाले भी 100-200 उड़, हमने 400 फीट तक इसको कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दिया। आपको कोई लॉग इन ID, पासवर्ड, OTP कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इतना आसान ये तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन क्या जो जोन निर्धारित किए गए हैं, इनमें किसी विशेष परिस्थिति में कोई बदलाव भी होने के प्रोविजन रखे गए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो जैसे आपको कोई कुंभ का मेला है, या कोई ऐसी कोई दुर्घटना घट गई, या फिर कहीं पर आपको रोड ब्लॉक करना किसी कारण से, कहीं पर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पुलिस ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट या जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इन सब के पास इनके लॉग इन ID, पासवर्ड्स हैं, उनके पास फुल एडिटिंग राइट्स हैं। वो एक टेम्परेरी रेड जोन डिक्लेयर कर सकते हैं उस एरिया को जहां पर उनका कुछ ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा। और वो एक टाइम पर 96 आवर्स के लिए, 4 दिन का उनको समय होता है, तो 4 दिन तक के लिए वो रेड जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बात दूसरी कि चौथे दिन आके उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हम ये भी नहीं चाहते कि किसी ने आके बस उसको टेम्परेरी रेड जोन बना के उसको परमानेंट कर दिया। हाँ, उसको लंबे समय तक उसको क्योंकि ये जो पूरा रेड जोन की मार्किंग भी होती है, इसकी एक प्रक्रिया है, ये ऐसे नहीं कि बस कहीं पर भी जाके रेड जोन डिक्लेयर कर दो उसको। अच्छा। और देखिए, ये भी एक और आपको सुन के जान के आश्चर्य होगा कि जो नए ड्रोन रूल्स आए थे 25 अगस्त को, उसमें अगेन हमारी जो शीर्ष लीडरशिप है उसके निर्देश पर केवल 30 दिन हमें दिए गए थे ये रेड जोन और येलो जोन मार्क करने के। हमने बहुत हाथ जोड़ा था कि भाई हमें कम से कम 90 दिन तो मिनिमम दीजिए, क्योंकि आपको 28 राज्य हैं, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, मिलिट्री के अंदर इतनी सारी, एक तो सारी सर्विसेज हैं, डिफरेंट फोर्सेज हैं, कोस्ट गार्ड है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी एजेंसीज जिनका मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता यहाँ पर। तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 40, 42, 45 एजेंसीज के साथ डील
करना, भारत के एक एक छोटे छोटे पोर्शन जहां जहां पर ये सेंसिटिव साइट्स हैं इनको मार्क करने के लिए हमने 90 दिन मांगा था, बट हमें केवल, जिस तरह से सरकार चलती है, केवल 30 दिन हमें दिए गए थे। और ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि दिन रात, सैटरडे संडे वीकेंड छुट्टियों पे काम हुआ है और एक्चुअली 30वें दिन हमने ये मैप रिलीज कर दिया। क्या बात है, पब्लिक में। ये वाकई आप सबको सैल्यूट करने का मन करता है। और ये जो इस समय कार्य संस्कृति हमें दिखाई देती है केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों में और विभागों में, वो इसी तरह की है कि टाइम बाउंड जो भी है वो रिजल्ट आपको देना है और आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी होती है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज नई ड्रोन नीति 2021 के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं संयुक्त सचिव नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार अंबर दुबे जी से। और ये पूरी पृष्ठभूमि जो अंबर जी आपने बताई है वो बहुत रोचक भी है और प्रेरक भी है। अब ये सवाल उठता है, ये चीजें हम जानने की कोशिश आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो अपनी प्रतिक्रिया दी इस पॉलिसी को लेकर, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है और भारत में एक क्षमता इससे विकसित होगी, वो ड्रोन हब बन पाएगा जी। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से हासिल हो पाएगी। ड्रोन हब बनने का क्या स्वरूप होगा या किस रूप में ये देश को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, कोई भी ड्रोन को अगर आप देखें तो इसमें एक हार्डवेयर है, उसका सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर जो है वो केवल 15 से 20% उसकी वैल्यू है, और जो 80% वैल्यू है उस ड्रोन की वो है सॉफ्टवेयर से। बिल्कुल ठीक आपके लैपटॉप और फोन की जैसे कि जिसमें कि प्लास्टिक पार्ट जो है और जो स्क्रीन है आपका जो फिजिकल पार्ट है वो 15 से 20% होता है लैपटॉप में, और जो 80% वैल्यू एप्स जो आपने डाले, जो आईपी उसमें डाले, जो लाइसेंसेस जो आप पे करते हैं सॉफ्टवेयर के ओनर को, वो है। और वो जो है वो भारत का एक मूलभूत हमारी शक्ति है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे प्रधानमंत्री जी की बहुत उनको इन्होंने प्रेरणा दी है, वो हमारी स्वामित्व स्कीम है, जहां पर हमारे 6.6 लाख गांव में, रिपीट कर रहा हूं, 6.6 लाख गांव का हमें ये निर्देश है कि एक एक गांव के एक एक मकान की ड्रोन से पिक्चर ली जाएगी, उसके जो बाउंड्रीज हैं उसका जियो टैगिंग होती है, उसका जीपीएस से बहुत ही 8वें प्लेस और डेसिमल तक उसकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं, उसको जो गांव के पटवारी और जो गांव के और जो स्टेट के रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उसको सत्यापित करते हैं। उसके बाद वो सरकारी जो हमारा गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें उसकी एंट्री होती है और फिर आपको एक स्वामित्व कार्ड मिलता है। अब तक लाखों लोगों को दिया जा चुका है, ये दुनिया में कहीं ये स्कीम ऐसी नहीं है, और पूरे के पूरे कंट्री में 6.6 लाख गांव को हमें ड्रोन के माध्यम से पिक्चर करके उसकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसको वेरीफाई करके उसका एक डिजिटल, जैसे आपका आधार कार्ड है, एक डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड निकाल के उसको आपके आधार के साथ लिंक करके हमारे जो ग्रामीण भाई हैं उनको हम पकड़ा देते हैं। इससे क्या इनको फायदा हो रहा है? मैं आपको फायदा बताता हूँ। फायदा ये है कि भाई मैं हो सकता है अपने गांव में 50 पुश्तों से रह रहा हूँ, लेकिन कल को आपने मेरी जमीन हथिया ली, या कल को आपको कोई यहाँ से प्रोजेक्ट निकालना है, या कल को मेरे भाइयों के साथ भगवान न करे कभी कुछ डिस्प्यूट हो गया लैंड को लेके, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज जब आपके पास जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही एक या आपका पासपोर्ट है, उसी तरह एक सरकार द्वारा दिया हुआ सत्यापित एक डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड। तो इसकी ब्यूटी तो है कि आप कार्ड खो भी दें और फट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि अगर आप मेरे को स्टेट बैंक में मैं गया लोन लेने और वहीं पर मैंने अपना आधार कार्ड बस दिखा दिया, उसको वो जो बैंकर है उसी से एक्सेस करके मेरी जमीन मेरी ही है उसको वेरीफाई करके मुझे लोन दे सकते हैं। मैं अपने 2 बेटियां हैं उनके बीच में उसका बंटवारा करके जमीन दे सकता हूं। कल को वहां से एक हाईवे रेलवे की कोई लाइन निकलेगी और उनको कॉम्पेंसेशन देना है, तो आज तो हमें पता है कि कई नेगेटिव चीजें भी होती हैं कई बार, लेकिन मेरे पास चूंकि ये प्रमाण है तो इस प्रमाण पत्र को यूज करके मुझे उसका करेक्ट मुआवजा भी मिल सकता है। तो ये तो सिर्फ एक स्कीम है, और वक्त रहा तो मैं एक टिड्डी दल की भी आपसे बात कर सकता हूँ। जो पिछले साल जो हमारे राजस्थान में इतने किसान भाई थे, एक बहुत बड़ा जलजला आया था मई जून के आसपास, एक तरफ कोविड की मार और साथ में ये पाकिस्तान साइड से जो टिड्डी आए थे, और वो सिर्फ राजस्थान की बॉर्डर एरियाज में नहीं फैले, वहां से हटते हटते तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और इवन महाराष्ट्र क्रॉस करके कुछ टिड्डी दल तो कर्नाटका तक भी पाए गए। बहुत भयावह स्थिति, वो भी उसमें भी ड्रोन्स ने बहुत ही शांत तरीके से बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसकी कई बार चर्चा हम नहीं करते हैं पब्लिक में, बट आज चूंकि ये मौका मिला तो मुझे लगा कि, और ये ड्रोन कंपनीज पूरे देश में फैली हुई थी, कहीं पर भी कोई सड़क पे एक इंसान या एक व्हीकल नहीं मिलता था उस समय। इनको कहीं नागपुर से, किसी को कोचिन से, किसी को भुवनेश्वर से, दिल्ली से ले जाके इनको राजस्थान के बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, उस जितने भी बॉर्डर एरियाज वहां पर इनको लगाया गया। वहां पर इनके खाने और रहने तक की कोई सुविधा नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट होटल खोला नहीं था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने बिल्कुल फौजियों की तरह स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लोकल मिलिट्री और पुलिस की सारी फैसिलिटीज के साथ मिलके ये टिड्डी दल पे हमने 2 महीने के अंदर उस पर काबू पाया था। ग्राउंड इक्विपमेंट, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स, ये तीनों की मिली भगत से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हमने, आपदा को बचाया। इसमें सैकड़ों करोड़ का लॉस हो सकता था हमारे किसान भाइयों को। तो जो हम बात कर रहे थे अंबर जी की
जो ड्रोन हब बनाने की बात है, मतलब मुझे लगता है चूंकि इतना लिबरलाइज हो गई चीज़ें, इतना इसमें उदारवादी इस नीति को किए बनाया गया है, तो देश में भी एक तो स्टार्टअप्स काफ़ी सारे इसमें और जुड़ेंगे। मुझे लगता है कई काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन और बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। विदेशी कंपनियां भी मेरा ख्याल है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आना। और मैं आपको, जैसे आपका ये ड्रोन हब की बात थी, क्यों ड्रोन हब, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारा स्ट्रेंथ है। इसमें हम दोनों तरफ से इसको पुश कर रहे हैं। कोई भी इकोसिस्टम बनाना तो पहले तो आपको पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी। तो वो तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मंत्रीगण हैं, इनके दिशा निर्देश में वो पॉलिसी वाला पार्ट तो अब सुधर गया है, ठीक है। दूसरा आपको होता है कि डिमांड और सप्लाई को आपको प्रमोट करना है। तो सप्लाई हम इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे, एक तो ऐसे ही उनके लिए हमने इतना ईजी कर दिया है। और तीसरा चीज है कि हम जगह जगह हर स्टेट में जा जाके अब एक आउटरीच प्रोग्राम करें। नॉर्मली मंत्रालय इतना हम लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, बट अभी हमको ये निर्देश दिया गया और हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इसके ड्रोन मेला या ड्रोन उत्सव के नाम से कर रहे हैं। तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ, अभी गुवाहाटी में हाल में हुआ। तो उसमें कई जगह हमारे मंत्री जी जा रहे हैं, सचिव जी जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ। उसमें हम जो लोकल हमारे किसान भाई हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और जो आसपास के स्टार्टअप्स हैं, यूथ है, उनको हम बुला के इसका प्रदर्शनी करते हैं कि भाई ये क्या चीज है, इसमें क्या बेनिफिट है, आपको क्या फायदा हो सकता है और कितना आसान है अब इसमें पार्ट लेना। तो ये तो हो गया सप्लाई साइड से। फिर बीच में हाल ही में विद इन 3 वीक्स, ये 25 अगस्त को हमारी पॉलिसी आई है और ये रिकॉर्ड है कि 3 हफ्ते के अंदर कैबिनेट ने हमारी PLI स्कीम को अप्रूव किया, विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जिसके माध्यम से अगेन ये सप्लाई साइड इनिशिएटिव, जिसमें कि हम जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रहे हैं। आप बनाइए और हमसे पैसे लीजिए, हम चेकबुक खोल के खड़े हैं आपके लिए। ये कई सेक्टर्स में है, ऑटो में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, टेक्सटाइल में है, फार्मा में। तो उन सभी स्कीम्स में कई महीनों, 6 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। भाई आप बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी है, तो उसके आवंटन के लिए बड़ी डिटेल स्कीम बनती है और उसके अप्रूवल में बहुत लंबी प्रोसेस। अब ये तो बिल्कुल नोन और कहते हैं ना मेजरेबल फैक्ट है कि 25 अगस्त को पॉलिसी आई और 15 सितंबर को हमारी PLI स्कीम अप्रूव हुई और विद इन 2 वीक्स 30 सितंबर को ये नोटिफाई होके गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हो गई। अच्छा। और ये जो है इस साल जितना भी आपकी सेल होगी, अगर आप ड्रोन मैन्युफैक्चरर, आपने 100 रुपए की सेल करी और उसमें आपने पार्ट्स करीब आपके 40 रुपए के पार्ट्स थे, तो हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते हैं। 100 में से 40 घटा के 60 रुपए जो बचे, इस 60 रुपए पे 20%, विच इज वेरी हाई अक्रॉस सेक्टर्स, इस 60 रुपए पे 20% अप्लाई करके 12 रुपए हम आपको वापस लौटा देंगे। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें 120 करोड़ का हमें आवंटन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए। और ये भी आप चौंक जाएंगे सुन के कि ये जो 120 करोड़ का हमें मिला है सैंक्शन, अभी टोटल मैन्युफैक्चरिंग देश में जो पिछले साल थी ड्रोन की, केवल 60 करोड़ थी। जितना आपने बनाया है उसका 200%, 200%, मतलब जितना टोटल टर्नओवर है ड्रोन कंपनीज का, उसका डबल वैल्यू, क्योंकि ठीक है बेस बहुत छोटा सा है, उसका डबल अमाउंट सरकार वापस दे रही है कि आप आइए और बनाइए और हम खड़े चेकबुक लेके, आप जितना कहते हैं ना आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं टाइप। ये सप्लाई साइड से। और दूसरी तरफ है डिमांड साइड। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे सचिव महोदय ने भी 12 मंत्रालयों के सीनियर ऑफिसर्स के साथ वेबिनार किया है और सब जगह, चाहे वो हाईवेज हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हैं, आपकी एग्रीकल्चर और स्वामित्व स्कीम और पंचायती राज तो है ही है, डिफेंस, होम, हर जगह हमारी बातें हुई हैं और सब जगह हमने उसका एक वो दिया है अपडेट कि हर मिनिस्ट्री में अपने जितने भी उनके PSUs हैं, ऑयल इंडिया है या आपके NHAI हैं, जितने भी उनके एंटिटीज, सबको एनकरेज किया जा रहा है कि आप ड्रोन्स का खूब व्यापक उपयोग करिए। और ये हर 2 हफ्ते में हम लोग इस चीज का चेक भी करते हैं। तो ये तो हो गया सरकारी विभाग। और उसके बाद प्राइवेट में तो भाई कोई एंड ही नहीं, वहां तो ना कोई परमिशन लेनी ना कुछ। तो अब आप समझ लीजिए कि पॉलिसी से, इकोसिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिमांड से साइड से और सप्लाई साइड से, जो 4-5 आयाम होते हैं किसी भी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जैसे टेलीकॉम में हुआ था पहले, वही कुछ हम कोशिश ड्रोन में भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और भी ज्यादा कुछ लिबर्टी आपने दी है, कुछ काफी छूट दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि ड्रोन की जो 80% वैल्यू आ रही है सॉफ्टवेयर से, और वो जो सॉफ्टवेयर है, अब जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे हम ड्रोन्स बनाते हैं जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं। अब वक्त आ गया कि अब कृषि को भी हम जरा 21वीं या 22वीं शताब्दी की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये ड्रोन जैसे पत्तियों के ऊपर से उड़ा, वो पत्ती के कलर को देख के या सॉइल के कलर को देख के, जो हरा कलर, उसको मिलियंस ऑफ पार्ट्स में ब्रेकअप करके आपको बता सकता है कि यहाँ पर लोहे की कमी है, इसमें DAP डालिए या यूरिया डालिए या इसमें सिर्फ गोबर की खाद डालिए, या यहाँ पानी कम करिए, यहाँ पानी ज्यादा करिए। तो बड़ी जादुई चीज लगती है। जादुई चीज है। तो अब देखिए रिसर्च इतनी आगे बढ़ चुकी कि अब पहले तो ये कि भाई आपने फोटो खींची, उसको आप एनालाइज करिए अलग अलग कैमरा से, ये तो उड़ के खेत के ऊपर से उड़ जाएगा। और जब इसकी डेटा एनालिटिक्स होगी, उसके बेसिस पर जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो आपको एक्चुअली बता सकते हैं कि आपको कौन से उर्वरक या कौन सा कीटनाशक या क्या चीज की कमी है। तो ये तो सिर्फ मैंने एग्रीकल्चर की बात करी। देखिए सारे IITs, अभी हम लोग हाल में अन्ना यूनिवर्सिटी गए थे, सब जगह
जगह इंक्यूबेशन किया जा रहा है कि जो वहीं के बच्चे जो पास आउट हो गए उनको आप, क्योंकि उनके पास भाई थोड़ा सा कैपिटल की कमी होती है, तो वहीं पर ही उसको उनके लिए लैब्स बनाए जा रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, प्लग एंड प्ले सेंटर्स हैं जहां पर आप आइए डेवलप करिए। अभी हाल में हम IIT दिल्ली गए थे, वहां पर भी एक ग्रुप स्वार्म ड्रोन्स पे काम कर रहा है। तो सब जगह इस पे काफी काम हो रहा है, इंस्टीट्यूट्स काफी इसमें फंडिंग दे रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों से उनको ग्रांट्स मिल रही हैं और इनको कंप्लीट हमने फ्रीडम दे दी कि अगर इनको कोई पूरा का पूरा ड्रोन, हालांकि ड्रोन इंपोर्ट कैटेगरीज में थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है क्योंकि हम चाहते नहीं कि बाहर के ड्रोन बहुत ज्यादा आए, लेकिन जो हमारे शिक्षाविद हैं इनको उसमें भी काफी फ्रीडम है और विद इन द प्रेमाइसेस तो 400 फीट तक तो जो चाहे करें। इनको ना तो कोई लाइसेंस की जरूरत है, एक टाइप सर्टिफिकेशन नाम की चीज होती है उसकी जरूरत नहीं है, यूनिक आईडी वगैरह की कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ नहीं चाहिए। ये बस रिसर्च करें, सिर्फ जब वो ड्रोन तैयार होके अगर वो मार्केट के लिए तैयार हो रहा है और बाहर निकल रहा है कैंपस से, उसमें भी अगर आप चाहें प्रदर्शनी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको मार्केट में ले आ रहे हैं, उसको बेचना चाहें, तब फिर आपके पास बाकी कानून लगेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज नई ड्रोन नीति के बारे में इतनी महत्वपूर्ण और इतनी रोचक जानकारियां जो हम सबको मिली हैं। अंबर दुबे जी संयुक्त सचिव हैं नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार में, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। इस पूरी प्रक्रिया से वो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत जुनून के साथ, ऐसा बातों से तो लगता है कि वाकई आप लोगों ने इन महीनों में, मेरा ख्याल है मार्च में जब वो पहले वाली पॉलिसी आई थी तो उसके लिए आप लोगों ने मेहनत की होगी और उसके तुरंत बाद इस नई पॉलिसी के लिए आप लोग दिन रात लग गए। इतने कम समय में 25 अगस्त को इसको रिलीज किया गया, नई ड्रोन पॉलिसी को। अब थोड़ा सा ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि कोई भी चीजें बनती हैं तो उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या कह सकते हैं कि उसको रेगुलेशन की भी जरूरत होती है, कहीं कुछ उसका मिसयूज या अन्यथा कोई उसका यूज ना हो सके। तो रेगुलेशन के लिए इन चीजों की क्या व्यवस्था की गई है? कोई बॉडी बनाई गई है या कोई काउंसिल बनाई गई है? वो क्या है? इसमें 2-3 चीजें की गई। एक तो जैसे आपका आधार और पासपोर्ट बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसके माध्यम से थोड़ा सा एक कंट्रोल रहता है। तीसरा यह है कि जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके पास सारा डेटा, जो हमारे रजिस्ट्रेशन डेटा है, फ्लाइट डेटा है, और जो भी हम लोग कुछ चीजें ऐसी जो मैं यहाँ पे नहीं साझा कर पाऊंगा, बट जो हम लोग जो सर्वेलेंस है वो सब भी करते हैं, उसका भी सारा डेटा जो है हमारी सुरक्षा एजेंसीज के पास है। स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत, इसमें पूरा वो फ्रीडम दी गई है। और आखिरी चीज है कि जो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखिए ड्रोन अगर आ रहा है, जैसे आपका लैपटॉप में अगर वायरस आ रहा है तो आपको एंटीवायरस सोल्यूशन भी चाहिए, तो उसी तरह अगर कोई ड्रोन है जो रेड जोन में घुस रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम्स होते हैं। इस पे भी दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। ये थोड़ा चिंता का विषय है कि अभी ऐसी हमारे पास कोई ऐसी जादुई घुट्टी या कोई ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो वन शू फिट ऑल जिसे बोलते हैं, बस आपने लगा दिया और आप भूल जाइए। तो उस पर रिसर्च हो रही है और इधर हमारी DRDO और हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, IITs और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, और उसमें बहुत रिसर्च हो रही है। काफ़ी उसमें उत्साहवर्धक हमने कुछ परिणाम भी देखे हैं। बट अभी भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा कोई हमारे पास रामबाण अभी या कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा हमारे पास डेवलप नहीं है कि बस उसको लगा दें तो ये काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस आ जाएगी। बट जल्द ही इस पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है। तो इनकी ट्रैकिंग का कोई डिवाइस वगैरह है या भविष्य में मेरे ख्याल इसका इस्तेमाल होगा, ऐसा लगता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ट्रैकर तो हमें लगाना ही था, लेकिन अगेन ये थोड़ा हमें हमारी लीडरशिप से ये फीडबैक मिला था कि थोड़ा सा भी शुरुआत में इसको जरा सा सिंपल रखें। अब देखिए, ये चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्शियल है तो इसको कृपया गलत तरह से ना कभी इंटरप्रेट करिएगा। मैं श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो यूज़ केसेस अगर आप देख रहे हैं कि अगर दूर जाके कि किसान उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको सिंपल रखिए। और इसी के तहत ये जो भी हमने डेवलप किया, बहुत चीज़ें तो मैं शायद शेयर ना कर पाऊंगा, बट हमारी तरफ से बस कोशिश ये रही कि इसका व्यापक विस्तार हो, बहुत सारे ड्रोन उड़े और धीरे धीरे फिर हम उसको टाइटन करना शुरू करेंगे। तो ट्रैकर उसी में एक ट्रैकर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैकर का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जैनंद जी, अगर आप और मैं सिंपल जो व्हाट्सएप पे जाके अपना लोकेशन शेयरिंग कर लें तो मुझे आप ट्रैक कर सकते हैं, आप मुझे ट्रैक कर सकते हैं। तो उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब अवेलेबल है। पहले चरण में थोड़ा सा इसको हम व्यापक, इस टेक्नोलॉजी का व्यापक विस्तार देख लें और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। और जब भी रिस्ट्रिक्शन लाएं, ये भी हमें ऊपर से निर्देश मिला था कि जब भी आप लाना कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन, हमेशा इंडस्ट्री को और यूजर्स को 6 महीने का वक्त दीजिएगा। तो वो हमारे कानून में वो लॉक हो चुका है कि जब भी कभी हमारी मिनिस्ट्री कोई ऐसा कानून लाएगी कि आपको ट्रैकर लगाना है या आपको कोई बीकन ऐसा लगाना है जिससे आपकी पोजीशन, आपकी स्पीड, आपकी आइडेंटिटी उससे डिक्लेयर हो, वो होना तो है। जैसे आपके पास कोई भी एक स्कूटर या कार भी होती है तो स्कूटर के ऊपर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ताकि कल को भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट है, कोई चोरी हो गई, कुछ हो,
तो उसको ट्रेस बैक किया जा सके। तो इसमें भी आना है, लेकिन हमें ये बताया गया था कि भाई इसको कुछ समय के लिए थोड़ा उदारवादी रहिए और धीरे धीरे इसको लाइए, और जब भी लाइए हमेशा इंडस्ट्री को 6 महीने का टाइम दिए ताकि वो अपना वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके जो मॉडल्स बने हुए हैं उसके भी टाइप सर्टिफिकेशन होता है, उनको एडिक्वेट प्रिपरेटरी टाइम मिल जाए। और जो इनको उड़ाने वाले होंगे जी। इन ड्रोन्स को, उनको भी मेरा ख्याल है डीजीसीए द्वारा प्रॉपर एक लाइसेंस या जो भी चीजें, एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा जी। और वो अथराइज तभी होंगे जब ये इसमें वो क्लियर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और डीजीसीए ने अभी हाल में ही अपना सिलेबस भी रिलीज किया है अप टू 25 किलो का। देखिए ऑलमोस्ट 90% ड्रोन जो है 25 किलो के नीचे ही होंगे क्योंकि वो मास यूज वाले हैं। और फिर स्पेशलाइज यूज वाले जो होंगे वो थोड़ी संख्या में कम होंगे लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो अभी जस्ट हाल में ही डीजीसीए ने उसका सिलेबस निकाला है। कुछ 8 ड्रोन स्कूल जो ऑलरेडी फ्लाइंग क्लब्स हैं, जो फ्लाइंग अकेडमीज हैं हमारे कंट्री में, जो ऑलरेडी लार्ज एयरक्राफ्ट को उड़ा रही हैं, तो उनके लिए तो ये छोटी चीज है 25 किलो का ड्रोन। वो तो 1.5 टन 1200 1500 1800 किलो के प्लेन उड़ा रहे हैं इंसान को बिठा के। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो हमारे जो फ्लाइंग अकेडमीज हैं ऑलरेडी डीजीसीए अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड जो फ्लाइंग अकेडमीज हैं, उनको तो थोड़ा फास्ट ट्रैक करके दे दिया क्योंकि तुरंत पायलट्स की जरूरत है। बिल्कुल। तो उनको 8 को दे दिया है। ये 8 का 80 और 80 का हो सकता है 800 ड्रोन स्कूल खुलेंगे। उनकी अप्रूवल जो प्रोसेस है वो भी डीजीसीए के माध्यम से होती है। अब जो हमने उदारवादिता इसमें करी है कि अब सिर्फ डीजीसीए इंस्टीट्यूट्स को मॉनिटर करेगा, एक पायलट को नहीं। अब जैसे कमर्शियल पायलट्स हैं तो पूरे देश में हर साल करीब 700-800 पायलट्स के लाइसेंस मिलते हैं, सिर्फ 700, इसमें तो 7 लाख हो सकते हैं। तो देखिए वो पुरानी पद्धति जो हमारी जो नॉर्मल कमर्शियल एयरक्राफ्ट की वो ड्रोन पे नहीं लग सकती है। बिल्कुल। इसमें तो लाखों अगर मैंने कहा जैसे 6.6 लाख गांव में अगर हमें मैपिंग करनी और 1 साल जरूरत भी रहेगी 5 साल में करना, तो 1 साल में अगर 1.25 लाख करने हैं तो हर गाँव में कम से कम 1 लाख तो पायलट है सिर्फ एक यूज केस के लिए। मुझे लग रहा है कि इससे रोजगार भी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमें बताया गया कि चूंकि ये गांव में और छोटे शहरों में कुछ हमारे जो शिक्षित और लेकिन रोजगार रहित लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अरे आप सिर्फ जो शादी में जो हमारे जो अच्छी वीडियो निकाल रहे हैं वो भी तो अच्छा जॉब है और उसकी 25-30 हजार 40 हजार की उसकी इनकम हो रही है, मेहनत की कमाई, बहुत अच्छी बात, इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो पायलट के लिए ये है कि वो प्रोसेस बन चुका है और उसके तहत अभी हमारे जो फॉर्म्स हैं ये भी हमें ये निर्देश मिला कि वो फॉर्म्स देखिए सॉफ्टवेयर सब कुछ ऑनलाइन हमारा जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से होगा, लेकिन वो बनने में करीब हमें भी उसमें भी 26 जनवरी की डेडलाइन दी गई, 26 जनवरी 2022। अगेन 31 मार्च मांगा था लेकिन जिस तरह से चलता है हमें केवल 26 जनवरी 2022 की मोहलत मिली। तो तब तक ये सारे फॉर्म्स ऑनलाइन, जो 5 फॉर्म 25 से 5 हो गए, 5 फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद सब चीज़ को सिंपल अपने फोन से आप अप्लाई कर सकते हैं और डीजीसीए उसी में जो फ्लाइंग अकेडमीज हैं, जो ड्रोन स्कूल्स हैं वो अप्लाई कर सकते। उसमें भी हमने उदारवादिता कर दी कि अब आप जब तक वो सिस्टम बनेगा 26 जनवरी तक वो तो बनेगा, अब आप ईमेल के माध्यम से भी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट करते हैं आप खुद अपना ड्रोन स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीजीसीए ने अगर आपको परमिशन दे दी तो आप अपना उनको ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग के खत्म होते ही जितने भी टेस्ट जो उन्होंने सिलेबस में डाले हैं डीजीसीए ने, अगर बच्चे ने पास कर लिया तो आप उसको विदिन 7 डेज आपको उसको सर्टिफिकेट देना है, तो 7 दिन के अंदर आप उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं और डीजीसीए को इन्फॉर्म करेंगे। उस 7 दिन के बाद डीजीसीए के पास 15 दिन की केवल टाइम है जिसमें कि वो या तो वो सारी चीजों को उनके फाइल को स्टडी करके या तो देंगे या रिजेक्ट करेंगे विद रीजंस। तो ये सब जगह बहुत ही टाइम बाउंड ड्रोन रूल्स के तहत हर चीज के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है। तो इसलिए अब डिले होने का कोई गुंजाइश नहीं, ढिलाई कोई नहीं कर सकता और तो रूल वायलेशन हो जाएगा। सरकार खुद ही रूल बना के रूल को नहीं वायलेट कर सकती। अच्छा, एक चीज चलते चलते और मुझे लगता है कि थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि एक प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है, इसका कुछ प्रोविजन बनाई जाएगी क्योंकि वो भी रूल के तहत है कि ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनना। इस पे काफी डिस्कशन हो रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि काफी व्यापक रूप पे बनेगा। और इसमें हम लोगों ने जैसे इसका नाम भी हम लोग रख रहे हैं ड्रोन शक्ति अभियान, जैसे जल शक्ति अभियान आया था तो ड्रोन शक्ति अभियान का नाम दिया गया, अभी फाइनल नहीं हुआ है और उस पर डिजाइन हो रहा है कि एक ही दफ्तर में कई हमारे जो विभाग हैं रिलेटेड वो सब उसी में बैठेंगे। उसमें चाहे सिविलेशन हो, डीजीसी हो, कुछ मिलिट्री वाले होंगे, कुछ हो सकता है पंचायती राज वाले हों, यूज केसेस हो, इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है वो होंगे। तो इसका काम प्रमोशन तो सिर्फ उसका एक अंग होगा, लेकिन बाकी भी सारे जो उसके जो अप्रूवल्स और आपस की मीटिंग्स वगैरह हैं वो सब एक ही बिल्डिंग में लाने की बात हो रही है। लेकिन इस पर अभी थोड़ी थिंकिंग चल रही है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं। मुझे लगता है कि इस पर बाद में ही हम बात करेंगे क्योंकि इस बहाने कम से कम आपको एक बार फिर से बुलाएंगे। तो भाई जब आऊंगे आप बुलाएंगे तब भागते चले आएंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे ढंग से और इतने जोश के साथ, और अब लगता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आप कितनी शिद्दत से इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हैं। उसमें मैं कहूँ कि मेरे साथ कम से कम 25-30 लोग जुड़े हैं। मैं तो सिर्फ बस उसका पब्लिक फेस हूँ, बट इसमें कई मिनिस्ट्रीज और कई डायरेक्टरेट्स के कई लोग लगे हैं, बड़े शांत, नेमलेस, फेसलेस, हार्डवर्किंग लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सैटरडे, संडे, वीकेंड्स, बच्चे की बर्थडे, सब लोगों ने सेक्रीफाइस करी है। तो श्रोताओं, ये जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है और जिसके बारे में हमने आप तक जानकारी पहुंचाई, सिर्फ और सिर्फ
आपके लिए, यानी हम सब के लिए हुआ है, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए हुआ है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस बारे में हम जानें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि सरकार इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में कोई अपने नियम कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है, अगर हम नहीं जानते या उसका हम लाभ नहीं ले पाते तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं बन पाता। इस पूरी प्रक्रिया को मुझे लगता है कि चीज़ें निरर्थक हो जाती हैं अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ पाते। तो हम जहाँ जिस स्तर पर भी हो इन चीज़ों के बारे में जाने भी और दूसरों को भी बताएं। लेकिन अभी आपका अंबर जी बहुत बहुत आभार कि आपने समय दिया, कार्यक्रम में आए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम नई ड्रोन नीति 2021 के बारे में बात कर रहे थे अंबर दुबे जी से, संयुक्त सचिव नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार। हमारे इस पूरे सीरीज के साथ यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के साथ आपका जो स्नेह है बस यूं ही बना रहे। हम मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें। आपके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111